Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछले 2-3 वीडियो में जाना भाग 1, भाग 2। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए और वीडियो देखिए। जो लास्ट वीडियो है पार्ट 3, जिसमें हमने जाना था इंट्रोडक्शन अबाउट फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों के बारे में परिचय। तो उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे समानता का अधिकार क्या है। देखिए, समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी, इसके अंतर्गत कुल आर्टिकल्स जो आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 14 to 18। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि समानता का अधिकार जो है उसमें कितने आर्टिकल आते हैं या कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18, 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि हम समानता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ते हैं या समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि समानता का अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम भाग 3 पढ़ रहे हैं अभी। तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। और मूल अधिकार में कौन सा अधिकार हम पढ़ रहे हैं? समानता का अधिकार। चलिए देखिए, आर्टिकल 14 हम लेते हैं सबसे पहले। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 बेसिकली हमें एक तो क्या देता है, इसमें हमें एक तो देता है ये विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता है ना। और दूसरी चीज हमें क्या देता है? दूसरी हमें देता है विधि का समान संरक्षण। समान संरक्षण। चलिए देखिए क्या चीज है इसमें। क्या है, मैंने पहले जिक्र किया था जब हम नागरिकता पढ़ रहे थे, तब मैंने ये जिक्र किया था कि आर्टिकल 14 जो है वो भारत के नागरिकों के लिए तो है ही, साथ में जो सभी भारत में रहने वाले कोई भी देश का नागरिक हो, कोई विदेशी भी हो, उसके लिए भी ये आर्टिकल काम करता है। वो भी इस आर्टिकल को उपयोग में ले सकता है। ठीक है, तो वो भी हम जान लेंगे आगे। देखिए, विधि की समक्ष समानता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? EBL। शॉर्ट में कहते हैं EBL। और ये जो है विधि का समान संरक्षण, इसको कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? EPL। ठीक है, होते क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो कानून है वो सभी व्यक्तियों के लिए वो क्या है? बराबर है। कानून के मामले में किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई VVIP पर्सन हो, या फिर कोई इस देश का सामान्य गरीब इंसान हो, या किसी भी कैटेगरी का कोई भी पर्सन हो, उसके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह हो गया विधि के समक्ष समानता। इसका अगर हम थोड़ा सा याद करना हो, थोड़ा सा समझना हो, तो हम समझ सकते हैं कि जो कानून या सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेच्यू बना होता है, उस स्टेच्यू के ऊपर एक पट्टी बंधी होती है। तो उस पट्टी को अगर हम पॉजिटिव सेंस में जाने या पॉजिटिव साइड में जाएं, तो उसका मतलब यह होता है कि कानून के लिए सारे के सारे बराबर है। कानून सबको बराबर नजरों से देखता है। ठीक है, यह हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। विधि का समान संरक्षण का मतलब ये हो गया कि इसमें भी जो भी कानून है हमारे पास, उसका बंटवारा जो होगा वो बिल्कुल राइट, एक पूरा का पूरा सबके लिए समान होगा। इसको बोलते हैं विधि के समान
विधि का समान संरक्षण। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन जो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ या ईबीएल, ये डॉक्ट्रिन या ये सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था? तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था ब्रिटिश से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था। और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ जो है, इसको हमने लिया था अमेरिका से। कहां से लिया था? अमेरिका से। तो ध्यान रखना है बेसिक कि ईबीएल का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है, वो हमने लिया था ब्रिटिश से। और ये जो प्रोटेक्शन बाय लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ जो डॉक्ट्रिन है, वो हमने लिया था अमेरिका से। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये जो कानून है वो सभी के लिए है, नागरिकों के लिए भी है, व्यक्तियों के लिए भी है। और व्यक्ति और नागरिक का मैंने आपको, आप वीडियो देखिएगा नागरिकता वाला, तो उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। तो इसमें क्या है कि जो व्यक्ति की डेफिनेशन है, उस व्यक्ति की डेफिनेशन इसके अंदर समझाई भी गई है कि व्यक्ति जो है वो क्या क्या कौन कौन होंगे। तो जो व्यक्ति है, मैं यहाँ पे व्यक्ति के बारे में आपको जिक्र बता देता हूं कि इसमें कौन कौन शामिल होंगे इस व्यक्तियों में। तो व्यक्ति में एक तो हो सकता है अपनी संवैधानिक समिति या संवैधानिक निगम, संवैधानिक निगम हो सकते हैं इसमें। दूसरा, इसमें कंपनी आ सकती है। जो कंपनियां है ना, वो क्या है, वो भी व्यक्तियों में काउंट करी जाएंगी। तीसरा चीज, कुछ समितियां बनाई जाए, तो वो समितियां भी किस में काउंट होंगी? वो भी व्यक्तियों में काउंट होंगी। अगली चीज क्या है इसमें कि अगर कोई विधिक व्यक्ति है, कोई विधिक व्यक्ति भी है, तो भी उसको हम किस में शामिल करेंगे? व्यक्ति में शामिल करेंगे। यानी कि व्यक्तियों के लिए तो है ही, साथ में अगर कोई संवैधानिक निगम है, कंपनी है, समितियां है, विधिक व्यक्ति है, इन सब के लिए कानून जो है वो क्या होगा? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। ये हो गया आर्टिकल 14 का छोटा सा प्यारा सा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि ये जो अनुच्छेद 14 है, इस अनुच्छेद से कुछ व्यक्तियों को छूट प्राप्त है। उनको हमने कुछ थोड़े बहुत विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो जानते हैं वो विशेषाधिकार क्या है, या फिर इस आर्टिकल में हम क्या करेंगे कि कुछ अपवादों का हम जानेंगे कि वो अपवाद कौन कौन से हैं। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। साथ में व्यक्ति वाला तो चलो हमें खुद को ध्यान होना चाहिए। और अब जो अपवाद अगर हम जो पढ़ेंगे वो हमारे संविधान एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगला जो टॉपिक है वो ही लिख देता हूँ, आर्टिकल 14 के अपवाद। ये आपको भारत के संविधान में नहीं मिलेंगे अपवाद। इनको क्या है कि संविधान को हम पढ़ेंगे, समझ क्रिएट करेंगे, तब हमारे को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे अपवाद भी हमारे संविधान में ही मौजूद है। अगर आप ऐसे ढूंढने बैठोगे तो हो सकता है आपको बहुत सारा टाइम लग जाए, दिमाग का दही हो जाएगा, लेकिन वो अब हम ऐसा मतलब अपवाद नहीं ढूंढ पाएंगे। चलिए खैर देखिए, सबसे पहले अगर हम अपवाद देखें, अपवाद किसके देख रहे हैं हम? आर्टिकल 14 के, है ना। तो कौन कौन से अपवाद हैं देखिए। सबसे पहला एक आर्टिकल आता है 361, आर्टिकल 361 कैसे अपवाद हुआ देखिए। 361 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन दोनों को जब तक ये अपने पद पर रहते हैं तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी मामला न्यायालय में नहीं जाएगा, जब तक ये अपने पोस्ट में रहते हैं तब तक। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझे आप कि आर्टिकल 361 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन लोगों को जब तक ये अपने पद पर रहते हैं तब तक इन पर कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाता है। इससे पहले उसको इस पद से महाभियोग या फिर किसी भी तरह से उसको अपने पद से उसको छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद वो मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। चलिए, ये तो हो गया आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 का ही एक
क्लोज है 361A। देखिए वो कैसे हो गया, तो वो क्या कहता है कि अगर कोई संसद या विधानसभा इनका कोई सदस्य है, मान लीजिए संसद का सदस्य कौन होता है, सांसद होता है, एमपी बोलते हैं जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधानसभा का सदस्य कौन होता है, वो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, एमपी एंड एमएलए। मान लीजिए ये दो हैं और उन्होंने क्या किया कि संसद या विधानसभा में जो कार्रवाई चल रही है, जो प्रोसेस वहां पे चल रही है, उस प्रोसेस की कोई सत्य घटना है या कोई सत्य कार्रवाई जो है, उसको क्या करता है, अगर वो पब्लिश करता है, पब्लिश या प्रकाशित करता है। मान लीजिए न्यूज में उसने क्या किया कि उसने उस कार्यवाही को या कार्यविधि को क्या किया, न्यूज में प्रकाशित कर दिया, ठीक है, किसी एमपी ने और एमएलए ने, तो इट इज नॉट ए क्राइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361A। ध्यान रखना है, संसद और विधानसभा के सदस्य जो है, अगर वो सत्य, ये न्यूज क्या होनी चाहिए, संसद से रिलेटेड सत्य जो कार्यवाही है, सत्य कार्यवाही, ठीक है, इससे संबंधित अगर कोई न्यूज अगर वो प्रिंट करवाता है, पब्लिश करवाता है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 361A। ये भी छूट प्राप्त है, ऐसा इसको जब हम आगे आर्टिकल 361 को डीपली जाएंगे, समझेंगे, तब हमें और दोनों प्रोस्पेक्टिव से हम जानेंगे, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये अपवाद है। खैर चलिए आगे देखिए, एक है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 वो क्या कहता है कि अगर कोई सांसद है, कोई सांसद क्या करे, कोई सांसद या कोई समिति, संसद की समिति है ना, संसद की समिति क्या करे कि अगर कोई बात उस दौरान उस पूरे के पूरे माहौल में क्या है कि अगर कोई बात या दूसरी चीज क्या कि अगर कोई मत दे रही है, कोई वोटिंग हो रही है, तो उस मामले में क्या किया जाएगा, उस मामले में उस पर्सन के, अगर वो कोई बात कह देता है किसी, मान लीजिए किसी संसद में ही अगर कोई मुद्दे पे बात चल रही है और अगर उस मुद्दे के विरोध में, अगर अगेंस्ट में अगर वो कोई वोटिंग भी करता है या कोई बात कहता है, तो उसके अगेंस्ट क्या नहीं किया जाएगा, कोई भी इस टाइप का कोई जो कानून है वो उससे छूट दे सकता है, ठीक है। अगली चीज ये सेम चीज है ना, लेकिन वो किसके लिए आ जाएगी, 194 में किसके लिए आ जाएगी, ये सांसद के लिए है, और वो आ जाएगी अपनी जो एमएलए के लिए आ जाएगी, है ना, किसी विधायक के लिए, विधायक या विधानसभा की समिति ना, वह विधानसभा की समिति के लिए सेम चीज क्या आ जाएगी कि अगर वो भी अगर कोई बात कहते हैं तो उनपे भी कोई एक्शन इस मामले में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज है, ये 105 में क्या है, सांसद और संसद की समिति के लिए, और 194 में क्या है, विधायक और विधानसभा की समिति के लिए, ठीक है। अब देखिए एक कुछ चीजें जो है वो हमें अपवादों में अगर शामिल करें, तो मान लीजिए कोई राजदूत है, ठीक है, किसी देश का राजदूत भारत में है मान लीजिए, या फिर कोई विदेशी शासक, मान लीजिए विदेशी शासक भारत घूमने आए हैं और इस मामले में वो मान लीजिए, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी क्या है कि कानून के जो है कुछ विशेष अधिकार इनको भी मिलते हैं, तो इनको भी कोई केस होता ही नहीं इनके ऊपर किसी भी टाइप का। ये ध्यान रखिए, राजदूत और विदेशी शासक जो है उनपे ना तो फौजदारी और ना दीवानी, फौजदारी व दीवानी, ये दोनों ही टाइप के जो केस हैं वो कोई भी केस इन पे नहीं चल सकता, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा आर्टिकल 14। चलिए अब जानते हैं आर्टिकल 15, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम में आने वाला आर्टिकल है, तो अच्छे से समझेंगे। चलिए देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आर्टिकल 16। देखिए आर्टिकल 16,
जैसे कि हमने जाना पहले कि आर्टिकल 15 जो है वो एजुकेशनल रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, वैसे ही ये क्या हो गया, ये नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है उससे संबंधित आर्टिकल है, तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले इस आर्टिकल की हेडलाइन जो है वो क्या कहती है, देखिए वो कहती है कि लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता क्या मतलब होता है इसका, देखिए समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आती है, तो वो वैकेंसी किसी एक पर्टिकुलर किसी वर्ग या किसी समुदाय के लिए वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो वो क्या होगी, वो सारी की सारी वैकेंसी सबके लिए वो ओपन होगी। कोई भी आदमी उसमें अपना अप्लाई कर सकता है उस वैकेंसी के लिए और उसमें जॉब पा सकता है। तो ये जो ऐसे जो अधिकार लिखे हुए हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं आर्टिकल 16 में। ठीक है, लोक नियोजन में सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जॉब जो भी एम्प्लॉयमेंट है उन सब में अवसर की समानता, सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी भेदभाव किया जा रहा है किसी खास वर्ग के साथ या किसी दूसरी कास्ट या कोई भी फैक्टर जो है, रिलीजन, ये सब फैक्टर उसमें काम नहीं करने चाहिए। इसमें भी जैसे हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था कि उसमें 5 क्लोजेस थी, तो इसमें भी 5 क्लोजेस हैं, तो हम जानते हैं। देखिए वैसे इसमें क्लोजेस की अगर काउंट करेंगे तो ज्यादा हो जाएंगी, वैसे सीरियल नंबर से हम देखेंगे तो 5 क्लोजेस है। देखिए और पहली क्लोज क्या कहती है, देखिए पहली क्लोज 1, क्लोज 1 ये कहती है कि राज्य के अधीन, राज्य के अधीन, ध्यान से समझेंगे इसको। आर्टिकल 16 की क्लोज 1 ये कहती है कि राज्य के अधीन पद पर नियोजन या नियुक्ति, है ना, नियोजन या नियुक्ति में क्या होगी, सबको बराबर मौके मिलेंगे। राज्य के अधीन कोई पद या फिर कोई नियोजन है, यानी कि किसी पे हम वैकेंट कर रहे हैं या फिर हम किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो ऐसे मामलों में सारे के सारे लोग एप्लीकेबल होंगे। राज्य की डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको 2-3 बार कह चुका हूं कि आपको इससे पहले वाला पार्ट जो है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स, वो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो वहां पे आपको मिलेगी। मैं वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे दे दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाए। चलिए देखिए, ये तो हो गया कोई भी गवर्नमेंट अगर पोस्ट आती है तो उसके लिए क्या है, सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। इसके बाद क्लोज सेकंड जो है वो क्या कहती है, देखिए नौकरियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भेदभाव से संबंधित हमने आर्टिकल 15 में जाना था कि 5 फैक्टर बताए गए हैं, उन फैक्टर में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से वो लिख देता हूं। देखिए एक तो धर्म था अपना, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए होंगे शायद, नहीं होना चाहिए, यानी कि नौकरियों में भी वही फैक्टर है, इनके आधार पर हमें भेदभाव नहीं हम कर सकते। इसके बाद में इसकी क्लोज 3 जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि आरक्षण या रिजर्वेशन, है ना, रिजर्वेशन पर संसद क्या कर सकती है, रिजर्वेशन के लिए कानून बना सकती है, के लिए कानून बना सकती है ना।
आरक्षण या रिजर्वेशन के लिए क्या हो सकते हैं, कानून बनाया जा सकता है। इसके बाद क्लोज 4 जो है वो क्या कहती है, देखिए क्लोज 4 जो है वो कहती है कि नियुक्तियों में, ये हो गया। क्लोज 3 जो है वो अपना हो गया नियोजन के लिए। अब जो क्लोज 4 है वो नियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग से संबंधित भी क्या कर सकती है, रिजर्वेशन। नियुक्तियों में भी क्या हो सकता है, रिजर्वेशन हमें मिल सकता है। नियुक्तियों में आरक्षण या रिजर्वेशन, है ना। और इस क्लोज 4 में क्या है कि 2 क्लोज और जोड़ी गई है। जैसे कि आर्टिकल 15 में था ना, एक महिलाओं के लिए और एक बच्चों के लिए। तो इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ, देखिए क्लोज 4 की सब क्लोज ए क्या कहती है, ठीक है। तो इसकी क्लोज ए है वो कहती है कि एससी और एसटी, एससी व एसटी, है ना। क्लोज 4 की सब क्लोज ए है वो क्या कहती है कि एससी व एसटी के प्रोन्नति, क्या कर रही है, एससी व एसटी के प्रोन्नति में आरक्षण हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो अगर हम किसी का प्रमोशन करते हैं या पदोन्नति अगर हम करते हैं तो उसमें भी क्या है, आरक्षण की व्यवस्था है। वो कहाँ होती है, वो आर्टिकल 16 की क्लोज 4 और उसके सब क्लोज ए में है, ठीक है। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस वालों को ये क्लोज एंड सब क्लोज भी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्टिकल 16 में ही सब कुछ ऐसे दिया हुआ, नहीं, उसमें भी फंडामेंट एक पूरा एक फ्लो चार्ट के जैसे इसमें भी अलग अलग जगह पे बांटा गया है। क्लोज 4 की जो सब क्लोज बी है वो क्या कहती है, क्लोज 4 की सब क्लोज बी जो है वो कहती है कि आरक्षण के ऊपर ये लिमिट लगाती है, यानी कि एक सीमित मात्रा में आरक्षित जो सीटें हैं वो एक मात्रा में सीमित या एक मात्रा में फिक्स हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अभी जानते हैं थोड़ी बहुत देर बाद, देखिए कि आरक्षण जो है, आरक्षण क्या है, 50% से अधिक नहीं हो सकता, 50% से अधिक नहीं हो सकता। ये है वो कहां लिखा हुआ है, ये क्लोज 4 की सब क्लोज बी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं आर्टिकल 16 की क्लोज 5 क्या कहती है। क्लोज 5 कहती है कि धार्मिक या फिर जो संप्रदाय जो है, संप्रदाय की संस्थाओं में, ना, संप्रदाय के संस्थाओं में जो शीर्ष पद होंगे, जो शीर्ष पद होंगे, शीर्ष पद पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए कि धार्मिक संस्थाएं, मान लीजिए मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, या इस टाइप से जो भी ये प्लेसेस हैं, जैसे कोई मदरसा या फिर इस टाइप के जो प्लेसेस हैं, वहाँ के जो हेड होंगे वो, उसमें अगर मान लीजिए कि हिंदू, मैं अगर मंदिर की बात मैं करता हूँ, चलिए, तो किसी मंदिर का जो हेड होगा वो हम किसी दूसरे रिलीजन वाले को नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको दूसरे रिलीजन का पर्सन है वो आके क्लेम करे कि मुझे इस पद के लिए, मान लीजिए वो वैकेंट भी है तो वो उस पद के लिए वो अपनी मांग नहीं रख सकता। ये जाहिर सी बात है, ये हमें समझना चाहिए, है ना। या हम जैसे इसका उल्टा भी हो सकता है, या इस टाइप के जो संस्थाएं होंगे वहां पे रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, या फिर समानता की व्यवस्था वहां पे नहीं, मतलब हम कर भी नहीं सकते। बाकी जो दूसरी अगर धर्म, एक पर्टिकुलर धर्म से संबंधित है और उस धर्म के व्यक्ति की कैटेगरी, कास्ट के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, वो हम जानेंगे जो आर्टिकल 25 जो है उसके बाद, उसके बारे में हम जानेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। खैर चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल 17। तो देखिए 17, आर्टिकल 17 जो है वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 17 का बेसिकली मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे लोगों को इसको पहले से आप जानते हो। आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी का, है ना। इसमें आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी जो है वो फिनिश की जाती है। किससे की जाती है, आर्टिकल 17 से। चलिए देखिए
आर्टिकल 17 जो है बेसिकली उसमें एक बात ये लिखी हुई है बस, आर्टिकल 17 ये बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ही पूछ लेता है। इसमें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी जो है वो खत्म होती है आज से। जब कब से ये संविधान लागू हुआ तब से ये अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी जो है उसका खात्मा कर दिया गया। अब अगर कोई पर्सन अस्पृश्यता के मामले को अगर फैलाता है या इसमें कोई दोषी पाया जाता है इस आर्टिकल के लिए, तो उसके लिए एक प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है देखिए, कि वो संसद या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, कि चुनाव के लिए अयोग्य हो जाता है, हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई पर्सन है और उसने अनटचेबिलिटी को क्या किया, अनटचेबिलिटी का वो गुनहगार है, मान लीजिए वो किसी भी बात के थ्रू या कैसे भी उसको क्या कर रहा है, उसको फैला रहा है अनटचेबिलिटी को कैसे भी मामले में, तो इस पर्सन को क्या है, सजा तो मिलेगी। इसके लिए बहुत सारे एक्ट जो हैं वो ऐसे आर्टिकल से निकल के होते हैं, आर्टिकल से सुसंगत होते हैं, आर्टिकल से संबंधित होते हैं, उसमें सजा का प्रावधान भी है। जैसे आईपीसी की बहुत सारी धाराएं जो है वो आर्टिकल 17 से संबंधित है, तो हम आईपीसी को भी इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं उनको भी जानेंगे। खैर चलिए देखिए, अगर वो ऐसा करता है तो सबसे मेन जो है उसके लिए क्या किया जाता है कि वो जो भारत के संविधान के अंतर्गत संसद या विधानसभा के चुनाव के लिए वो इलिजिबल हो जाता है। ठीक है, अयोग्य घोषित उसको कर दिया जाता है। एक ही प्रावधान है इसमें, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये मोस्ट हो जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है एसएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस में। खैर इसके बाद देखिए आर्टिकल 18 वो क्या कहता है। आर्टिकल 18 का बेसिक संबंध है, इसकी जो हेडलाइन है वो क्या कहती है, उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि हमें पता है हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उससे पहले लगभग बहुत 1857 से अगर क्राउन का ताज माने, क्राउन का राज मान के चले, ताज का शासन, तब से 1857 से लेकर 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और उससे पहले भी हम अंग्रेजों के गुलाम थे बक्सर के युद्ध के बाद से। और उसके दौरान जो बहुत सारे उपाधियां जो है अंग्रेजी शासन द्वारा दी गई थी, बहुत सारे लोगों को उपाधियों से नवाजा गया था, उनके लिए सम्मान, ससम्मान शब्द, सूचक शब्द उनके थे उनके लिए। तो भारत की सरकार ने क्या किया कि उपाधियों का अंत ही कर दिया गया आर्टिकल 18 के माध्यम से, यानी कि जो भी अगर ये परिस्थितियां होगी उन सबको क्या करेंगे, उपाधियों का हम अंत कर देंगे। ठीक है, देख आर्टिकल 18 की क्लोज एक क्या कहती है, इसमें भी वैसे कुछ क्लोजेस हैं आर्टिकल 18 में। इसका हेडलाइन ये थी उपाधियों का अंत, लेकिन इसकी जो सब क्लोजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का लेवल क्या होता है देखिए। सबसे पहली जो क्लोज है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि राज्य जो है, मैं बार बार फिर से जिक्र कर रहा हूं राज्य, और राज्य की डेफिनेशन कहाँ लिखी है, आर्टिकल 12 में लिखी है, और आर्टिकल 12 का जो है हमारा पिछला वीडियो है वो आर्टिकल 12 का है। ठीक है, इसके बाद देखिए राज्य है वो क्या करेगा, देखिए राज्य सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा, है ना। राज्य सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है, इसमें छूट दी गई है
सेना के जो होते हैं ना, परमवीर चक्र हो गया, ये जितने भी मेडल्स मिलते हैं वो हो गया। दूसरा अपने जो भारत रत्न का अगर मैं जिक्र करूं तो भारत रत्न जो है वो कहाँ से निकल के आता है, वो निकल के आता है आर्टिकल 18 की क्लोज 1 से निकल के आता है। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे इसको। भारत रत्न, ये जो अवार्ड, ये जो सम्मान मिलते हैं वो सारे के सम्मान कहाँ से मिलते हैं, वो आर्टिकल 18 की क्लोज 1 के अंतर्गत। एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है कि भारत रत्न जो सम्मान मिलता है वो कौन सी अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो हमें ध्यान देना है इस बात पे। ये जो आर्टिकल 18 की क्लोज 1, राज्य क्या कर सकता है, सेना के मेडल दे सकता है, विधि संबंधी जैसे कई और, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है तो उसके नाम के आगे अगर वो TR लगाए, या जैसे कोई डॉक्टर है तो वो DR लगाता है, PhD जिसने किया है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। इस टाइप के जो जैसे कोई लॉयर है तो उसके नाम के आगे जो लगता है एक्सटेंशन, उसको मान लीजिए जो मिला है वो कैसे मिला है, वो विधि संबंधी है, उसने पढ़ाई करी उस लेवल की और उसके बाद उसे वो सम्मान मिला है तो अपने नाम के आगे वो लगा सकता है। वो उपाधि में काउंट नहीं होता, वो क्या है, वो एक एजुकेशनल एक डिग्री है, तो उस वजह से उसको मिला है। वो भी किस में आता है, आर्टिकल 18 की क्लोज 1 के अंतर्गत आता है। ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें हमारे लिए जानना भी जरूरी है। दूसरी बात, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार ऐसे। ठीक है, चलिए इसकी क्लोज 2 जो है वो क्या कहती है, देखिए आर्टिकल 18 की क्लोज 2 है, वो कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए भारत का कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर किसी विदेश से उपाधि धारण करता है ना, तो इसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति विदेशी उपाधि या विदेश से उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है, इसमें ये लिखा डायरेक्ट कि कोई भी व्यक्ति विदेश से उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है, और अगर वो करता है तो उसके लिए क्लोज 3 बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति विदेश से उपाधि या पद लेता है तो उसके लिए वो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसे राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से सहमति। ठीक है, राष्ट्रपति से उसको पहले सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो किसी देश से उपाधि वो ले सकता है। इसके बाद इसकी जो क्लोज 4 है वो क्या कहती है, वो कहती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए वो कहती है। तो ध्यान से देखेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये क्या करेंगे, अगर ये किसी देश से है ना, किसी भी अन्य देश यानी कि विदेश से, अगर ये मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, विदेश से या तो कोई भेंट लेते हैं, मान लीजिए कोई गिफ्ट, ठीक है, या फिर कोई उपलब्धि लेते हैं, उपलब्धि, या फिर मान लेते हैं कोई ये पद लेते हैं, मान लीजिए पद। अगर इन सब चीजों को ये किसी दूसरी कंट्री से ले रहे हैं तो इसके लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से क्या करना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी। ध्यान देना है इस बात को ना, सहमति लेनी पड़ेगी तभी वो ले सकता है, अदरवाइज वो नहीं ले सकता। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा आर्टिकल जो 14 to 18 जो आर्टिकल्स हैं, जो कि समानता का अधिकार का टॉपिक जो है वो पूरा होता है, और हम इसको ध्यान से समझेंगे। और वीडियो को आप देखिए, पूरा सुकून से बैठ के देखिए, और आपके पूरे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अधिक से अधिक सही होने की जो गुंजाइश है वो बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।